जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम है हुआ उत्सर्जन। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी पार्ट 4 जिसका नाम क्या हुआ उत्सर्जन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोग ऑफलाइन में इस चैप्टर को पूरा समाप्त किए थे और इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन हर हाल में रहता है आपके एग्जाम में। और जैसा कि आप लोग भी जान भी रहे हैं कि फरवरी माह में प्रत्येक वर्ष आपका परीक्षा होता है, तो हर साल की तरह इस साल भी आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। नहीं तो अब आपके पास समय मात्र 3 से 3.5 महीना का रह गया है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितना भी पूजा पाठ था अब हम लोग का समाप्त हो गया है। अब आप लोग मेहनत कीजिए। यह 3 से 3.5 महीना आपका पूरा 10 साल का जवाब देगा। नहीं क्योंकि आपके गार्जियन 10 साल से पढ़ा रहे हैं। नहीं आप पहला क्लास से दूसरा तीसरा ऐसे करते करते आप 10वां क्लास में आए हैं और पहली बार आप बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा। अपने लाइफ में आज तक ले अभी तक आप एक बार भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, लेकिन आप पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 3 से जो 3.5 महीना का जो समय बचा है इसको आप लोग फालतू बर्बाद मत कीजिए। रूटीन बनाइए और उस रूटीन में कम से कम 9 से 10 घंटा का पढ़ाई होना चाहिए। जो रूटीन आपका बनेगा उसमें कम से कम कितना घंटा का पढ़ाई होना चाहिए? 9 से 10 घंटा पढ़ाई होना चाहिए। अब क्योंकि अब मेरे पास 3 से 3.5 महीना का समय है, ठीक है, और 10 साल का जवाब आपको गार्जियन को देना है। अगर एक बार रिजल्ट अगर आपका खराब हो जाता है तो फिर आगे आपका गार्जियन आप पर विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, इसलिए आप लोग इस 3 से जो 3.5 महीना समय बचा है इसको बढ़िया से इसका उपयोग कीजिए। इस समय को बर्बाद मत कीजिए क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। अगर 10th में अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके गार्जियन का भी हौसला बढ़ेगा, नहीं जिससे आप आगे वह आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, आप पर पैसा खर्च करेंगे। नहीं अगर आप मैट्रिक ही खराब कर देते हैं तो गार्जियन का मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है और वह पैसा खर्चा नहीं करना चाहेंगे कि भाई हम इस पर क्यों पैसा खर्च करें, यह तो पढ़ाई करता ही नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो 3 से 3.5 महीना का समय बचा है रूटीन बनाइए और 9 से 10 घंटा का रूटीन बनाइए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक मोटिवेशनल बात आपको हम बताते हैं। तो देखिए बुआ, आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन लिए हैं, दिया गया है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, दुनिया में कुछ भी मुश्किल है, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तू जरा हिम्मत तो कर। अगर आप हिम्मत करते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर पाइएगा। हर काम को आप कर सकते हैं। शर्त क्या है कि आपके पास हिम्मत होना चाहिए। नहीं आगे देखिए, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। जो आप सपना देखे हैं, जो आप ख्वाब देखे हैं वो हकीकत में बदलेगा। तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो आप कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। कोई भी चीज़ आपको करने से पहले अगर कोई चीज़ का टारगेट लिए है, जैसे हम लोग इस बार क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं, या तो ऑफलाइन में जुड़े हो या तो ऑनलाइन में जुड़े हैं, हमारा प्रयास है कि हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी इस बार 450 प्लस अंक लाए। नहीं तो यह हमारा टारगेट हुआ। तो यह हम लोग ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? बोलिए, बिल्कुल ला सकते हैं, बशर्ते आपके पास हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अगर आपके पास हौसला है तो यह अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि इससे पिछले क्लास में हमारे 6 से 7-8 विद्यार्थी ने लगभग 450 प्लस अंक लाया था और अपने क्षेत्र में नाम लहराया था, अपने क्षेत्र में परचम लहराया था। नहीं आपके जो इससे पिछले वाले
क्लास में जो आपके भाई बहन जो भी हो, उन लोग का रिजल्ट आप देखे थे कि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा आया था नहीं, तो इस बार भी हम लोग का यह प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र में हम लोग फिर से पहला स्थान लाए और आपका भी नाम रोशन हो, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन हो और साथ साथ इस संस्था का भी नाम रोशन हो नहीं। तो इस बार भी पूरा उम्मीद है कि हम लोग 450 प्लस हमारे 10 से 12 विद्यार्थी इस बार भी लाएंगे। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के इस क्लास के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा है, चौथा चैप्टर आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम क्या हुआ, उत्सर्जन। तो इसी के मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया हुआ, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। कि जो पौधे में गाढ़ा और दूधिया, दूधिया यानी कि श्वेत सफेद जो उत्सर्जित तरल पदार्थ होता है बुआ, उससे क्या कहते हैं। आप देखे हैं, आप अगर पीपल का पौधा आप लोग देखे हैं, अगर उसके पत्ता को तोड़िएगा तो उसमें से दूध निकलता है। हम लोग कहते हैं कि दूध निकलता है, तो वही बात यहाँ पर है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, आपको बताना है। लेटेक्स, रेजिन, गोंद और टैनिन। ठीक है, तो देखिए बुआ, यहाँ पर लेटेक्स है, रेजिन है, गोंद है, टैनिन है, यह सब उत्सर्जी पदार्थ है। यह क्या हुआ, यह जो चार ऑप्शन है ये चारों क्या उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा दूधिया, ठीक है, गाढ़ा होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, दूधिया भी होना चाहिए, और वह उत्सर्जी पदार्थ है। तो चारों तो हम बता दिए कि ये चारों क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर शर्त में क्या कह रहा है कि वह गाढ़ा होना चाहिए और प्लस दूधिया होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लेटेक्स। जो पौधे में आप लोग देखे हैं, कनेर का पौधा आप देखे, कनेर का फूल, उसके पत्ता को भी तोड़िएगा तो उसमें से भी दूध आता है नहीं। पीपल का पौधा का पत्ता तोड़िए तो उससे भी दूध आता है नहीं। बहुत सारे ऐसा पौधा है जो प्रकृति में पाया जाता है, जिसको पत्ता को तोड़ने से उसमें से दूध निकलता है। तो उस दूध का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उस दूध को लेटेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं बुआ, लेटेक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटेक्स। बोलिए कोई दिक्कत, सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को बुआ देखते हैं। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, यह जो लेटेक्स है यह कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स क्या है, अभी हम जस्ट ही आपको पीछे बताए कि लेटेक्स क्या है। तो यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। लेटेक्स क्या है, यह एक उत्सर्जी पदार्थ है जो कैसा होता है, गाढ़ा होता है और उसके साथ साथ श्वेत भी होता है। इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, दूधिया यानी कि श्वेत। ठीक है, तो यह लेटेक्स क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है जो गाढ़ा होता है और श्वेत होता है। तो लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है कि यह कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है, यानी किस पौधे में पाया जाता है। पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इन सभी में। तो आप लोग जानते होंगे कि पीपल में तो हमारा लेटेक्स पाया ही जाता है, बरगद के पौधा में भी लेटेक्स पाया जाता है। ठीक है, बरगद के पत्ता को तोड़िए, बरगद के पेड़ के पत्ता को तोड़िए तो उससे भी दूध आएगा आपको। ठीक है, और पीला कनेर, कनेर का फूल आप लोग देखे हैं, उसके पत्ता को भी तोड़ते हैं, चाहे फूल को भी तोड़ते हैं तो उससे दूध निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ मेरा, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा बुआ, सभी। समझ में आया बात। यानी कि जो लेटेक्स है यह हमारा पीपल के पौधा में भी पाया जाता है, बरगद के पौधा में भी पाया जाता है, और पीला कनेर का जो पौधा होता है उसमें भी पाया जाता है। कोई दिक्कत। चलिए बुआ आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को अपना देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों में गैसों, गैस कहने का मतलब या तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पौधों में गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि पौधा एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है जिसके द्वारा वह अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वह कौन सा गैस का उपयोग करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, और कौन सा गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है बुआ, तो पौधों में गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है, तो पौधा जो ऑक्सीजन बाहर निकालता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, तो वह कहाँ से, यह क्रिया मतलब वह गैस किस माध्यम से जाता है पौधे के अंदर, या
किस माध्यम से वो बाहर निकलता है, ठीक है। यानी पौधे में गैसों का निष्कासन कहां से होता है, रंध्रों से, वात रंध्रों से, क ख दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच के बताइए इसका क्या होना चाहिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए। तो बुआ बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बुआ आपका सी हो जाएगा, बुआ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रंध्रों से भी और वात रंध्रों से भी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हुआ, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधा में जो गैस का निष्कासन जो होता है वह किस क्रिया के मदद से होता है, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। बताइए हुआ इसका राइट आंसर क्या होना क्या होगा, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है बुआ। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बुआ, विसरण। क्या हो जाएगा, विसरण, ठीक है। किस क्रिया द्वारा हो जाएगा, विसरण द्वारा हो जाएगा। चलिए वो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, आपको बताना है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद क्या है, तो ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा हुआ कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो रेजिन एवं गोंद याद रखिएगा बुआ, यह कहाँ संचित रहते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में। कहाँ संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बुआ। इनमें कौन सा साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है, यानी मानव जो मूत्र होता है उसमें क्या उपस्थित नहीं होता है। तो जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें कौन सा साधारणतः इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। तो मानव मूत्र में बुआ जल तो उपस्थित होता ही है, यूरिया भी उपस्थित होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन जो उपस्थित नहीं होता है वह क्या है बुआ, आपका सोडियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। देखिए बुआ यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बोलिए, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। क्या 96% होती है, या 2%, या 4%, या 60%। तो मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया पूछ रहा है बुआ, क्या पूछ रहा है, यूरिया। तो आप लोग याद रखिएगा मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है बुआ, 2%। कितना होता है बुआ, 2%। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, कोशिका डायलिसिस, डायलाइजार है, ठीक है। बोलिए, तो मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है, कोशिका डायलिसिस कहलाती है, या डायलाइजार कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बुआ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। क्या कहलाएगा बुआ, हीमोडायलिसिस। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000, लगभग 10 लाख। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है बुआ। तो लगभग कितना होता है, 10 लाख होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बुआ, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है। बोमेन संपुट, ग्लेमेरुलस, अधिरोही चाप, संग्राहक नलिका। क्या कह रहा है, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना होता है। तो नेफ्रॉन का चित्र आप लोग बनाए होंगे, तो आपको एक प्याले जैसी रचना आपको देखने को मिला होगा। इस तरह का होता है ना।
होता है कि नहीं, इस तरह का बोलिए होता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाती है बुआ? तो बोमेन संपुट कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? इसमें आपका ग्लोमेरुलस रहता है, ठीक है बुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न बुआ, एक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ? एक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन। बताइए बुआ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बुआ ए हो जाएगा। क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न बुआ, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? आपको हम बताए थे कि रेजिन क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है। तो आपको बताना है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीर। तो बताइए क्या होगा? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है बुआ? तो रेजिन जो आपका हो जाएगा चीर। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीर पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? रेजिन है। क्या हुआ? रेजिन है, ठीक है। समझ में आया? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हुआ, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी जो होता है वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से? नहीं। तो मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है बुआ? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि हाइलम से। किससे हो जाएगा बुआ? हाइलम से। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हुआ, मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का ट्राइगोन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है बुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, यानी मूत्रमार्ग। ये क्या होता है? शरीर के अंदर से बाहर खुलता है, ठीक है। चलिए वो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए वो अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का रंग वो कैसा होता है? पीला होता है। मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो किसके कारण होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि पत्ता हरा होता है तो हरित लवण के कारण, ठीक है। खून लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो ठीक उसी तरह आपको बताना है कि मूत्र का रंग जो पीला होता है किसके कारण से होता है, ठीक है। यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया, यूरिकम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बुआ? तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सब लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हुआ, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? डायलिसिस जो मशीन होता है वह किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। तो जो डायलिसिस मशीन होता है वह किस तरह कार्य करता है? तो यह हमारा कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इनमें ख एवं ग, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? आपको बताना है। तो बताइए एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बुआ आपका अमोनिया बनता है। क्या बनता है बुआ? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। चलिए वो अगला प्रश्न है, वृक्क का भीतरी नोतोदर सतह क्या कहलाता है? वृक्क का भीतरी जो नोतोदर सतह होता है क्या कहलाता है? वृक्क शंकु, अंतस्थ भाग, हाइलम, नेफ्रॉन। तो क्या कहलाता है बुआ?
तो यह क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ, हाइलम। ब्रिक का जो भीतरी नोतोदर सतह होता है क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बुआ, ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, बताइए। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। जैसे अब जानते हैं कि हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। तो ठीक उसी तरह आपको बताना है कि ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिवृषण, मूत्रमार्ग। तो ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है बुआ, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हुआ, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो पीछे जस्ट बताए हैं, अगर ध्यान से इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जरूर इसका आंसर बता दीजिएगा। और वही चाप में, हेलने का चाप में, संग्राहक नलिका में, बोमेन संपुट में। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बोमेन संपुट में। ठीक है बुआ, चलिए बुआ तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इनमें कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है, बताना है कि इसमें कौन जो है सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। संग्राहक नलिका, हेलने का चाप, समान संग्राहक नलिका और रोही चाप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका क्या हो जाएगा बुआ राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामान्य संग्राहक नलिका। ठीक है बुआ, चलिए आगे चलते हैं बुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। जो स्थलीय जंतु होता है बुआ, ठीक है, स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजनी जो पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूरिया के रूप में। किस रूप में हो जाएगा बुआ, यूरिया के रूप में। चलिए वो अगला क्वेश्चन है, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन किस रूप में होता है बुआ, यूरिक अम्ल के रूप में। सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एविज में, क ख दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। बताइए वो इसका राइट आंसर क्या हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ। तो इसका राइट आंसर आपका बुआ सी हो जाएगा, क ख दोनों में, यानी रेप्टिलिया में भी हो जाएगा और एविज में भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है बुआ। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क ख दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है। जीवों के शरीर में जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बेकार जो पदार्थ होता है शरीर से बाहर निकलता है, जो बाहर निकलने का जो क्रिया होता है क्या कहलाता है। निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, विसर्जन कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। बोलिए क्या कहलाएगा बुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। अगला प्रश्न बुआ, उत्सर्जित पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है यानी बेकार जो पदार्थ होता है उसका बाहर निकलना क्यों जरूरी है। तो क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, विषाक्त मतलब हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। विषाक्त मीन्स होता है जहरीला, विषाक्त मीन्स क्या होता है, क्योंकि यह विषाक्त होते हैं यानी कि जहरीला होते हैं, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह अनावश्यक होते हैं मतलब कोई इसका जरूरत नहीं होता है। नहीं, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है अलग अलग, साथ साथ, कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बुआ, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है तो साथ साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, साथ साथ। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए वो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। क्या कह रहा है बुआ? प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बनता है? सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा बुआ? तो प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से आपका अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बुआ अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बुआ, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या कह रहा है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने उत्सर्जी अंग होते हैं? 5। कितने उत्सर्जी अंग होते हैं बुआ? 5। कौन कौन से होते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? वृक्क, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बुआ? यकृत, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा बुआ? बोलिए। फेफड़ा, क्या हो जाएगा बुआ? फेफड़ा। चौथा बोलिए क्या हो जाएगा? त्वचा, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। क्या हो जाएगा बुआ? बड़ी आंत। सब लोग इसको याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। नहीं, यहाँ क्या कह रहा है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? कौन नहीं है? तो बताइए, फेफड़ा मनुष्य का उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? यकृत मनुष्य का उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? अब वृक्क है कि नहीं है? तो इसमें पूछा है कि कौन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, सी यानी कि अग्नाशय। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बुआ। निम्न में से कौन जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है? यानी जहर की मात्रा का कौन निष्क्रिय करता है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क, हीमोडायलिसिस। बताइए बुआ इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है बुआ? तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा यकृत। यकृत क्या करता है? जहर की मात्रा को समाप्त करता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बुआ अब 30 पर। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। बताइए बुआ क्या हो जाएगा? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में क्या होगा? वृक्क होता है, तो जी बिल्कुल होता है। मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है बुआ, समझ में आया बात सब लोग को? चले बुआ अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न बुआ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आता है? श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो बताइए वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आता है? तो यह राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्सर्जन द्वारा। ठीक है बुआ, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? बताइए, मानव शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, सिर्फ 1, 3? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क होते हैं। कितने वृक्क होते हैं? 2 यानी कि 1 जोड़ा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए बुआ अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र में होता है, मूत्र में क्या क्या होता है आपको बताना है। मूत्र में जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इनमें से सभी। बताइए बुआ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, पीछे बता चुके हैं, अभी क्वेश्चन रिपीट है। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। जो नेफ्रॉन होता है बुआ, नेफ्रॉन इस तरह का ना होता है, यही ना प्याले जैसा, प्याले जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट, हेनले का चाप, ग्लोमेरुलस, मेलपिगियन कोष, कोब। तो क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बोमेन संपुट। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। बताइए कृत्रिम वृक्क जो होता है बुआ किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर बुआ आपका ये हो जाएगा नाइट्रोजन को। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पर आ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हुआ कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी होती है? तो बोमेन संपुट से कौन घिरी रहती है? तो आपको पीछे ही बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस। ठीक है, यह सब पीछे हो गया है, रिपीट क्वेश्चन सब ये आ रहा है। चलिए बुआ अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? वृक्क अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित करता है, शरीर अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा निष्कासित करता है, शरीर पर कोई हानि नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क के अक्रिय हो जाने पर यानी वृक्क अगर खराब हो जाए, काम नहीं करे तो क्या होगा? वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित करता है, शरीर अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा निष्कासित करता है, शरीर पर कोई हानि नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? अगर आपका वृक्क खराब हो जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा शरीर है विषैले पदार्थ को क्या करेगा? जमा करने लगेगा। नहीं, संचित मीन्स क्या होता है? जमा करना। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न बुआ कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? कृत्रिम वृक्क जो होता है बुआ किस क्रिया से अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थों को बाहर निकालता है? अपोहन, अपोहन को इंग्लिश में लोग डायलिसिस कहते हैं, मूत्र के द्वारा, श्वसन के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हुआ? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अपोहन के द्वारा। ठीक है बुआ, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चले बुआ बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वृक्क का आकार होता है, वृक्क का आकार कैसा होता है आपको बताना है। सेम के बीज के समान, तिकोना, आकारहीन, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क आप लोग देखे हैं किस तरह का होता है वृक्क? बताइए तो। वृक्क इस तरह का होता है कि नहीं? बोलिए। इस तरह का होता है तो सेम के बीज के जैसा होता है। कैसा होता होगा? सेम के बीज के समान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ तो एक कोशिकीय जीव होता है, तो प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो क्या हो जाएगा बुआ राइट आंसर? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, विसरण द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा बुआ? विसरण द्वारा। अगला प्रश्न है किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब ऐसा कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है अगर उससे हम बाहर निकालते हैं तो उसमें जल की आवश्यकता नहीं होगी, यानी उसके साथ जल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। बोलिए बुआ किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर हमारा बुआ हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए यूरिया होता है तो उसके साथ पानी भी आता है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। चलिए वो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है? तो नेफ्रॉन होता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? बताइए। टैनिन, टैनिन वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फलों में, जड़ों में। देखिए यहाँ टैनिन दिया है। टैनिन क्या दिया है? टैनिन। और ट से स्टार्ट हो रहा है तो टन टन याद रखिएगा, ट से टन टन। यानी वृक्ष के छाल पर जब हम ऐसे हाथ मारते हैं तो टन टन की आवाज आता है ना, तो याद रखिएगा वृक्ष के छाल से। ठीक है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष के छाल में। चलिए वो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बबूल के पौधे मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? बताइए। जो बबूल का पौधा होता है बुआ, बबूल का पौधा, बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है?
टैनिन निकलता है, रेजिन निकलता है, गोंद निकलता है, लेटेक्स निकलता है। तो आप लोग जानते हैं कि लेटेक्स किसके माध्यम से निकलता है, लेटेक्स पीपल से निकलता है, बरगद से निकलता है, कनेर के फूल से निकलता है, ठीक है। रेजिन तो चीड़ के पौधा से निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो क्या हो जाएगा, गोंद। क्या हो जाएगा, गोंद। और कमेंट करके बताइए कि टैनिन किस पौधे से निकलता है, टैनिन जो उत्सर्जी पदार्थ है किस पौधे से निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हीमोडायलिसिस में होता है, हीमोडायलिसिस में होता है रक्त को 0 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं। डायलाइजर आंशिक पारगम में सेलोफोन का बना होता है। रक्त में प्रतिस्कंदक मिलाते हैं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन वो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन बताना है। बबूल, बबूल, कनेर, पीपल, चीड़। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, डी हो जाएगा, चीड़। अच्छा बबूल के पौधा से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जस्ट पीछे ही देखे थे, गोंद। कनेर और पीपल से क्या निकलता है, लैटेक्स, लैटेक्स, ठीक है। चलिए चीड़ के पौधा से रेजिन निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। जैव प्रक्रम में क्या क्या आ जाएगा बुआ, जैव प्रक्रम में क्या क्या आ जाता है। तो जैव प्रक्रम में मेरा पोषण आ जाता है। कौन आ जाता है बुआ, पोषण आ जाएगा, श्वसन आ जाता है बुआ, ठीक है, परिवहन आ जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आ जाता है, उत्सर्जन आ जाता है। क्या आ जाता है, उत्सर्जन आ जाता है। यह 4 चीज आ जाता है किसमें, जैव प्रक्रम में। तो कह रहा है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो वृक्क का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, वृक्क। तो आपका उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए श्वसन है, तो श्वसन किसके माध्यम से होता है बुआ, तो फेफड़ा के माध्यम से होता है। पोषण किसके माध्यम से हो जाएगा, तो इसमें आहार नाल आ जाएगा। परिवहन में हृदय आ जाएगा। तो यहाँ पर वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ देता है यहाँ वृक्क की जगह पर कह देता कि फेफड़ा किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो फेफड़ा से श्वसन हम लोग करते हैं, तो श्वसन हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह देता आहार नाल लगा देता कि आहार नाल किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो पोषण में आ जाता है। अगर यहाँ पर हृदय देता था, हृदय किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो परिवहन हो जाता, ठीक है बुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हुआ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं। पौधे में जो बेकार पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो कहाँ जमा रहते हैं, अंतःकाष्ठ में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी में। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, इनमें सभी में रहता है। क्वेश्चन नंबर हुआ 50। पौधे में उत्सर्जन होता है वातरंध्रों में, पत्तियों के गिरने से, छाल के बिलगाव से, इनमें से सभी से। क्या करें, पौधे में उत्सर्जन होता है वातरंध्रों से, पत्तियों के गिरने से, छाल के बिलगाव से। बिलगाव इस अलगाव से, दूरी होने पर छाल को जब हटाइएगा तो उसी को क्या कहा गया, बिलगाव कहा गया। तो पौधे में उत्सर्जन होता है बुआ, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी से, ठीक हुआ। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन किए, ठीक है। अभी इसमें अभी और क्वेश्चन बचा है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, निलय। क्या कहलाता है बुआ, तो नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बुआ मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो हम लोग जानते हैं कि मानव के शरीर में 5 मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी अंग कितने हैं, 5। पांचों का नाम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि मानव के प्रमुख, मेन, वृक्क, रक्त संवेदी ग्रंथि, अग्नाशय। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा बुआ, तो आपका वृक्क हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए वो अगला प्रश्न को देखते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव से, सजीव जीवधारियों से मतलब सजीव जो जीवधारी है, इसमें मछली आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, ठीक है। तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। बताइए तो क्या हो जाएगा बुआ? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बुआ, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए वो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, बताना है, सिंपल है। गोंद, गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। बताइए तो क्या होगा? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। गोंद है जो बबूल के पौधा में पाया जाता है, टैनिन है किसमें पाया जाता है? टैनिन। रेजिन किसमें पाया जाता है? चीड़ के पौधा में। और टैनिन किसमें पाया जाता है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि टैनिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूरिया का निर्माण होता है, बताइए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। बताइए तो बुआ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है बुआ? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यकृत में। यकृत में किसका निर्माण होता है? यूरिया का। यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? जो अमोनिया है यह किस में बदल जाता है? यूरिया में। तो शरीर के किस हिस्सा में होता है यह क्रिया? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, पीलिया में, अमाशय में। तो क्या हो जाएगा? यकृत में। चलिए वो अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो मछली होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल। बताइए मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो ये हो जाएगा अमोनिया। मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ? तो अमोनिया है, याद रखिएगा सब लोग। चलिए वो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो इसे पीछे करा ही दिया है, अमोनिया बनता है। चलिए वो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर मान लीजिए कि मनुष्य के शरीर में 2 वृक्क होते हैं कि नहीं, अगर एक खराब हो जाता है, अगर एक ही बचा है तो क्या होगा? उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, इनमें से कोई 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी लालू यादव की बेटी लालू यादव को एक किडनी दी है, तो लालू यादव भी जिंदा है और उनकी बेटी भी जिंदा है। नहीं, अगर मनुष्य के शरीर का अगर वृक्क जो है 2 होता है, मनुष्य के शरीर में वृक्क कितने होते हैं? 2 होता है। अगर एक खराब भी हो जाएगा तो दूसरा से आदमी जिंदा रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हुआ 60 पर देख आ गए। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क है जो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्सर्जन, या पीछे बता चुके हैं। चले हुआ अगला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीड़। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चीड़। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो अपशिष्ट होते हैं कहाँ संचित रहते हैं? पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? डी हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, विसरण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यह। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
ऐसा क्वेश्चन वो बार बार आता है, ठीक है, इसलिए सब रिपीट भी हुआ है। मेन क्वेश्चन है। चलिए इस क्लास का आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली है बताना है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा बुआ, मानव डायलिसिस थैली कौन है? तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा नेफ्रॉन। तो इस तरह से बुआ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है बुआ, तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो पर तो एक लाइक पहले तो करिए। सब लोग लाइक कर दिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, कंजूसी मत कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, तो इसलिए पहले लाइक कर दीजिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाए। ठीक है बुआ, तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।